सबसे पहले मॉडिफायर्स क्या है, हमें इसी को समझने में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा। मॉडिफायर्स होते हैं नाउन या वर्ब को मॉडिफाई करना। कोई भी शब्द, कोई भी नाउन के बारे में जब कोई ज्यादा डिटेल में बात करनी होती है, उसके बारे में कुछ बताना होता है, कुछ खासियत, कुछ उसकी स्पेशलिटी, तब हम शब्द को मॉडिफाई करते हैं। नॉर्मली मॉडिफाई करना और किसी नाउन या वर्ब को मॉडिफाई करना, ये कहलाता है मॉडिफायर। आइए हम देखते हैं कि कैसे हम सेंटेंसेस में देखेंगे कि ये सेंटेंस मॉडिफाई किया हुआ है या किस तरीके का मॉडिफायर इसमें इस्तेमाल हुआ है या किस तरीके से इसको हम पहचानेंगे और करेक्ट करेंगे। मॉडिफायर कई बार गलत तरीके से भी यूज किया हुआ होता है और कई बार बहुत सारी चीजें एग्जाम में जो पेपर सेट करते हैं उसमें वो आपको देते हैं। चलिए आइए आज मैं पूरी डिटेल में आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करूंगी। मॉडिफायर इज ए वर्ड। मॉडिफायर होता क्या है? एक शब्द है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कभी कभार ये शब्दों का एक ग्रुप भी हो सकता है और एक क्लॉज या कोई क्लॉज भी हो सकता है। अब फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं अंग्रेजी का कोई भी शब्द या शब्दों का कोई भी ग्रुप या क्लॉज क्या होता है। तो उनको जब कोई मॉडिफाई करता है तो उसको हम मॉडिफायर कहते हैं। मैं कहना ये चाहती हूँ बहुत ही सिंपल भाषा में, कोई भी शब्द या शब्दों के समूह को या सेंटेंस में किसी क्लॉज को, मेन क्लॉज, सेकेंडरी क्लॉज, इस तरीके से क्लॉजेस होते हैं हमारे सेंटेंसेस में इंग्लिश में। मैंने एक वीडियो आपको ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, संयोजक भी जिनको बोलते हैं। तो आप उनको किस तरीके से मॉडिफाई करता है कोई शब्द, उसको मॉडिफायर कहते हैं। यूज्ड इन ए सेंटेंस टू क्लैरिफाई। ये क्यों यूज किए जाते हैं सेंटेंसेस में? ये सेंटेंसेस में इसलिए यूज किए जाते हैं टू क्लैरिफाई, ये क्लियर करते हैं चीजों को और डिटेल में आपके सामने क्लियर रखते हैं। और डिस्क्राइब ए वर्ड, और या किसी शब्द की व्याख्या करते हैं। और फ्रेज, टू गिव बेटर मीनिंग टू द वर्ड इट मॉडिफाइज। या किसी शब्द की व्याख्या करते हैं या फ्रेज की व्याख्या करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आपको इसका बेटर मीनिंग मिल सके। टू द वर्ड इट मॉडिफाइज। जिस शब्द को ये मॉडिफाई करते हैं वो मॉडिफायर्स हेल्प करते हैं उस शब्द के बारे में या उस फ्रेज के बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से आपको मीनिंग क्लियर हो। मीनिंग को ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। हम इनको मॉडिफायर्स कहते हैं। अब फ्रेंड्स, ये देखिए कि मॉडिफायर कैसे प्रयोग होते हैं और ये कितने प्रकार के हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे प्रयोग होते हैं और ये कितने तरह के हैं। ये दो तरीके के हैं, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स और डैंगलिंग मॉडिफायर्स। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर क्या होता है और डैंगलिंग मॉडिफायर्स क्या होते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी सेंटेंसेस के साथ। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आप मेरे साथ बने रहिए ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। A clause group of words that wrongly refers to a noun. मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स की डेफिनेशन के तौर पे मैंने आपको यहाँ बताया है कि एक क्लॉज या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कोई क्लॉज, अपना क्लॉज के बारे में कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए। सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज, मेन हिस्सा सेंटेंस का जिसमें कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब होता है, और सेकंड हिस्सा, सेकंड क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज भी जिसको कि कहते हैं, वो सेंटेंस का दूसरा हिस्सा जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक क्लॉज, कोई भी क्लॉज, चाहे वो मेन हो या सबऑर्डिनेट हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स या कोई शब्दों का समूह, दैट रॉन्गली रेफर्स टू ए नाउन, जो कि नाउन को रेफर करने में गलत जगह यूज हुआ हो, रॉन्गली रेफर कर रहा हो किसी नाउन को,
कोई भी क्लॉज, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन को गलत तरीके से रेफर कर रहा हो सेंटेंस में, तो हम उसको कहेंगे मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स। आई थिंक आई एम क्लियर। कोई भी क्लॉज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर सेंटेंस में नाउन को गलत तरीके से रेफर कर रहा है, जिस नाउन के बारे में बात हो रही है उसको, जिस रेफरेंस में बात हो रही है नाउन के, उसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, तो हम उसको कहते हैं मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, गलत जगह यूज हुआ मॉडिफायर। मैंने सेंटेंसेस के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। एक में इनकरेक्ट सेंटेंस है जो टेबल आप देख रहे हैं, और एक में करेक्ट। कैसे देखिए सेंटेंसेस? आई ओनली ईट समोसास, मैं आई ओनली ईट समोसास। देखिए सेंटेंस का मीनिंग लगाना ऑलवेज हेल्प करता है, ये मैंने आपको बताया है। तो आप इसका अगर मीनिंग लगाएंगे, आई ओनली ईट समोसा, मैं केवल समोसे खाता हूं। आई ओनली ईट, मैं केवल समोसे खाता हूं। अब इसमें देखिए ओनली का इस्तेमाल जो है वो गलत जगह हुआ है। होना क्या चाहिए था? आई ईट ओनली समोसास। आई ओनली ईट, ओनली जो है वो स्ट्रेस दे रहा है किस पर? ईटिंग पर, जबकि यहां रेफरेंस ईटिंग का नहीं है। आई ओनली ईट, मैं केवल खाता हूं। अगर हम इसमें से सपोज समोसास को हटा दें सेंटेंस में से, जो इनकरेक्ट सेंटेंस है उसको देखिए, अगर हम समोसास को यहां से रिमूव कर दें तो भी इसका मीनिंग ये आ रहा है कि मैं केवल खाता हूं। तो कोई भी बंदा हर समय खाता ही नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर जो रेफरेंस है वो ईटिंग का दे रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने ओनली को प्लेस किया है, जो कि इनकरेक्ट है। क्या होना चाहिए? आई ईट ओनली समोसास। अब एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं। सारी चीजों को साइड से रखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट सेंटेंस का आएगा, और उसके बाद आएगी मेन वर्ब। हमेशा ही सेंटेंसेस में यही एक करेक्ट फॉर्मेट है। पहले सब्जेक्ट रहेगा, कर्ता रहेगा, फिर क्रिया रहेगी। तो जो आपकी मुख्य क्रिया है आप उसको लेकर आइए। रेस्ट ऑफ द थिंग सेंटेंस की, जिस तरीके से ट्रेन में इंजन होता है और बाकी बोगीज उसके पीछे होते हैं, तो आप ये समझिए कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब ट्रेन का इंजन है। इस एक बहुत ही नॉर्मलाइज तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे बात पर ध्यान ना देके आप टॉपिक को समझने में इसकी हेल्प लीजिए कि आई ईट, सब्जेक्ट मेन वर्ब, देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो I eat only samosas. That will be the correct pattern of the sentence. अगर हम सेंटेंस को करेक्टली लिखना चाहते हैं तो I eat only samosas होगा। मैं खाता हूं केवल समोसे। और पहले सेंटेंस का हिंदी में भी मीनिंग लगाए तो क्या है? मैं खाता हूं, मैं केवल खाता हूं। वहां पर खाने को रेफर किया जा रहा है और यहाँ पर समोसास को रेफर किया जा रहा है। तो सही नाउन को रेफर करता है अगर सेंटेंस, तभी वो करेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो मॉडिफायर था वो गलत जगह इस्तेमाल हुआ था। ओनली यहाँ पर मॉडिफायर था जो कि फर्स्ट कॉलम में मिसप्लेस था, गलत जगह इस्तेमाल हुआ था। दूसरे में जो मैंने सही आपको बताया है, आई ईट ओनली समोसास। एक और तरीके से आप सेंटेंस को लिख सकते हैं, आई ईट समोसास ओनली। मैं खाता हूं केवल समोसे। अब आप कहेंगे कि अगर पहले वाला सही था ये, तो दूसरा कैसे सही हुआ? ओनली दोनों जगह कैसे सही हुआ? फ्रेंड्स, आपको बताया गया है कि ओनली जो प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, उसको हम या तो स्टार्टिंग में या तो लास्ट में यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने लास्ट में यूज करके आपको सेंटेंस बताया है कि ये भी एक पैटर्न है सेंटेंस का, और ये भी आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। आई ईट समोसास ओनली। तो बोथ आर द करेक्ट सेंटेंस। आई ईट ओनली समोसास, आई ईट समोसास ओनली। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। She could not explain why she wanted to get married to her mother. अब इस सेंटेंस को आप एक दो बार पढ़ेंगे तब इसको समझ पाएंगे कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है। ये सेंटेंस गलत है, इनकरेक्ट है।
यहाँ पर भी मॉडिफायर गलत जगह इस्तेमाल हुआ है और गलत जगह इस्तेमाल होने की वजह से इसका मीनिंग ही गलत हो गया है। अब देखिए, आइए मीनिंग लगाने की कोशिश करते हैं। सी कुडंट एक्सप्लेन, वह एक्सप्लेन नहीं कर सकी व्हाई सी वांटेड टू गेट मैरिड टू हर मदर, कि वह अपनी माँ से शादी क्यों करना चाहती है, इस बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी। फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से एक गलत सेंटेंस है। कोई भी लड़की अपनी माँ से शादी नहीं करती है। सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाता है अगर मॉडिफायर गलत जगह इस्तेमाल होता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर स्ट्रेस किसको दिया गया है? मैरी करना, किससे? मदर के साथ। तो ये सेंटेंस गलत मॉडिफायर की वजह से गलत मीनिंग भी दे रहा है। दैट्स व्हाई ये इनकरेक्ट है। आइए करेक्ट देखते हैं कैसे हम इसे करेंगे और यहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ। सी कुड नॉट एक्सप्लेन टू हर मदर, मदर को एक्सप्लेनेशन देना चाहती थी कि वो क्यों शादी करना चाहती है, रादर देन ये जो कि इस सेंटेंस में गलत तरीके से हुआ कि वो माँ से शादी करना चाहती है। नहीं, सी कुड नॉट एक्सप्लेन टू हर मदर, वह अपनी बात से एक्सप्लेन नहीं कर पाई व्हाई सी वांटेड टू गेट मैरिड, कि वह शादी क्यों करना चाहती थी। अब देखिए, एक और मैं आपको ट्रिक के तौर पे बताऊं, जिनको इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आती है। फ्रेंड्स देखिए, ग्रामर के प्रति आपको सीरियस होना ही पड़ेगा। अगर कोई आपको कह रहा है कि ग्रामर को इग्नोर करके भी आप अंग्रेजी बोल सकते हैं या अंग्रेजी सीख सकते हैं, ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। अंग्रेजी बोलना, लिखना, पढ़ना सब ग्रामर पर ही बेस्ड होता है। स्टाइल में हाय बोलना या स्टाइल में जो आजकल का पैटर्न हो रहा है नए बच्चों में, या इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी कई बार इंग्लिश के कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। कई बार हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश मीडियम से बेटर परफॉर्म करते हैं अपने एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो ग्रामर को बस थोड़ा सा ध्यान देके सीखने की जरूरत है और बहुत इजी होता है। अब देखिए, मैं आपको ये बताऊंगी कि ये वाला जो सेंटेंस अभी अभी आपको मैंने बताया, उसमें किस तरीके से आपको करेक्ट करना चाहिए था। जब आप किसी से बात करते हैं तो उसको पहले रखते हैं, ना कि अपनी बात को पहले रखते हैं। सेम केस है ये। सी कुड नॉट एक्सप्लेन टू हर मदर, मदर को पहले लेके आइए कि वो अपनी माँ से एक्सप्लेन नहीं कर सकी। अब क्या नहीं कर सकी, वो दूसरा पार्ट है, सेंटेंस का सबऑर्डिनेट क्लॉज है। वाई सी वांटेड टू गेट मैरिड, कि वह शादी क्यों करना चाहती थी। इसमें मीनिंग आपका करेक्ट आ रहा है, आप समझ सकते हैं कि सेंटेंस करेक्ट हुआ। सी कुडंट एक्सप्लेन टू हर मदर वाई सी वांटेड टू गेट मैरिड, वह अपनी माँ को नहीं बता सकी कि वो शादी क्यों करना चाहती है। I think I am clear. I am almost watched the entire movie. I almost watched the entire movie. मैंने लगभग पूरी फिल्म देखी। सेम केस यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो अभी मैंने रूल बताया, सब्जेक्ट को लेकर आइए और मेन वर्ब को लेकर आइए। रेस्ट ऑफ द थिंग्स सबऑर्डिनेट हैं, तो उनको इतनी इंपॉर्टेंस देंगे अपन, बट बाद में देंगे। सबसे पहले आई सब्जेक्ट हो गया, वॉच्ड जो कि मेन वर्ब थी यहाँ पर वो आएगी, देन बाकी का सेंटेंस। तो आई वॉच्ड ऑलमोस्ट द एंटायर मूवी, आई वॉच्ड मैंने देखी, ऑलमोस्ट द एंटायर मूवी लगभग पूरी फिल्म। तो ये भी मॉडिफायर है जो कि गलत जगह यूज हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं। आफ्टर द वेडिंग एट हिज पार्टी शी टोल्ड अस दैट शी वुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए गुड गर्ल। आफ्टर द वेडिंग एट हिज पार्टी, वेडिंग पार्टी में, वेडिंग पार्टी के दौरान, शी टोल्ड अस उसने हमें बताया, शी वुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए गुड गर्ल, कि वो अब एक अच्छी लड़की की तरह से बिहेव करना शुरू करेगी। अब इसने किसे बताया, क्या बताया? सबसे पहले तो देखिए, इसमें जो आफ्टर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ये एडवर्ब था जिसको कि पहले लेकर आए हैं। ये वेडिंग जो कि नॉन इंपॉर्टेंट चीज थी, उसको भी ये पहले लेकर आए हैं। तो आफ्टर द वेडिंग एक गलत मॉडिफायर है।
गलत जगह यूज किया हुआ मॉडिफायर है। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तभी इस सेंटेंस का सही मीनिंग समझ पाएंगे। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? सी, तो सी को पहले लेकर आइए। सी टोल्ड मेन वर्ब है, तो आप टोल्ड लिखेंगे। सी टोल्ड किसको बताया? अस। मेन सेंटेंस इसमें सी टोल्ड अस है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपने इतना सेंटेंस करेक्ट कर लिया, दैट मीन्स आप सेंटेंस करेक्ट कर लेंगे। सी टोल्ड अस, उसने हमें बताया, एट हिज पार्टी, पार्टी के दौरान, दैट सी वुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए गुड गर्ल, कि अब वो एक अच्छी लड़की की तरह से बिहेव करना शुरू करेगी आफ्टर द वेडिंग, शादी के बाद। शादी के बाद ये जो है आफ्टर द वेडिंग, ये मॉडिफायर था जो कि उन्होंने गलत जगह इस्तेमाल किया था। जब आपने सेंटेंस करेक्ट कर लिया तो ये एंड ऑफ द सेंटेंस आएगा, स्टार्ट होगा सेंटेंस सब्जेक्ट से और मेन वर्ब से। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, यूजुअली अ फ्रेज। अब हम बात करेंगे डैंगलिंग मॉडिफायर्स की, कि डैंगलिंग मॉडिफायर्स क्या होते हैं। यूजुअली अ फ्रेज विच मॉडिफाइज द रॉन्ग वर्ड। अभी हमने आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को गलत जगह या किसी वर्ड को गलत जगह इस्तेमाल करते हैं तो वो मिसप्लेस्ड मॉडिफायर होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि डैंगलिंग मॉडिफायर क्या होता है। तो यूजुअली अक्सर करके ये फ्रेज, कोई फ्रेज, फ्रेज को भी, शब्दों के ग्रुप को भी समझ सकते हैं फ्रेज, विच मॉडिफाइज द रॉन्ग वर्ड, जो कि किसी एक शब्द के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, तो हम उसको कहते हैं डैंगलिंग मॉडिफायर। कोई भी फ्रेज किसी गलत शब्द के लिए अगर इस्तेमाल हुआ होता है, किसी एक शब्द को गलत तरीके से मॉडिफाई कर रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं डैंगलिंग मॉडिफायर। आइए सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। वॉकिंग बैक, वॉकिंग बैक फ्रॉम द मार्केट, माई पर्स वॉज लॉस्ट। जब मैं मार्केट से वापस आ रही थी तो मेरा पर्स खो गया। अब देखिए वॉकिंग बैक, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, सब्जेक्ट इसमें मिसिंग है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। माई पर्स वॉज लॉस्ट, इनफैक्ट आप देखें तो इसमें इन्होंने क्लियर कट सब्जेक्ट दिया ही नहीं। माई पर्स वॉज लॉस्ट इन्होंने दिया है, तो माई किसके लिए आता है? आई के लिए। माई प्रोनाउन है जो कि आई के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम अपना सेंटेंस जब करेक्ट करेंगे तो हम आई को लिखेंगे। कैसे? When I was walking back, जब मैं वापस आ रही थी, from the market, मार्केट से, my purse was lost, मेरा पर्स खो गया था। When I was walking back from the market, my purse was lost. My purse was lost, ये सेकंड क्लॉज होगा और हैवी। बट इन्होंने सेंटेंस जो वॉकिंग से शुरू किया था उसमें आई हिडन था, तो यहां पर आपने when लगाकर सही तरीके से सेंटेंस को करेक्ट किया। When I was walking back from the market, जब मैं वापस आ रही थी मार्केट से तब हमारा पर्स खोया था। अब अगर आप कहें कि इन्होंने सब्जेक्ट दिया नहीं था तो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? ऑल राइट, आप ना भी इस्तेमाल करें तो भी इस सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से? वॉकिंग बैक फ्रॉम द मार्केट, ये हमने ऐसा उठा लिया, वॉकिंग बैक फ्रॉम द मार्केट, आई लॉस्ट माई पर्स। फिर आप माई को चेंज कीजिए, माई जो कि प्रोनाउन है, माई जो कि प्रोनाउन है उसको मेन सब्जेक्ट में बदल दीजिए, आई लिख दीजिए, आई लॉस्ट माई पर्स। वॉकिंग बैक फ्रॉम द मार्केट, आई लॉस्ट माई पर्स, दैट इज ऑल्सो द करेक्ट सेंटेंस। तो इन बोथ वेज यू कैन करेक्ट योर सेंटेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, beautifully dressed in his sari, he found his wife attractive. Beautifully dressed in his sari, बहुत अच्छे तरीके से साड़ी पहनकर जब उसने अपनी वाइफ को देखा तो उसे अपनी वाइफ अट्रैक्टिव लगी। अब मेन सेंटेंस था किसने देखा या किसने पाया, और किसे पाया और कैसा पाया,
इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। अगर मैं हिंदी में आपको टिप देना चाहूं तो किसने देखा, किसको देखा और कैसा देखा, ये सेंटेंसेस का क्रम होना चाहिए, ये शब्दों का क्रम होना चाहिए। ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन ए साड़ी, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज था, यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग आप देख सकते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए ये देखने की कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है और मेन वर्ब कहाँ है। सेंटेंस वाले वीडियो में मैंने फॉर्मेशन बताया था एट द बिगनिंग कि हमेशा सेंटेंस का फॉर्मेट तभी ग्रामेटिकली करेक्ट होता है जब सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर बाकी की सारी चीजें होती हैं। तो इसको भी आप इसी तरह से कीजिए करेक्ट। ही फाउंड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को पाया। अट्रैक्टिव, सुंदर, ग्लैमरस, अट्रैक्टिव। ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन ए साड़ी, अच्छे तरीके से साड़ी पहने हुए उसने अपनी पत्नी को अट्रैक्टिव पाया। उसने अपनी पत्नी को पाया अट्रैक्टिव, उसने अपनी पत्नी को, उसे अपनी पत्नी अट्रैक्टिव लगी जब उसने बहुत अच्छे ढंग से साड़ी पहनी हुई थी। ये हुआ इसका मीनिंग। तो सब्जेक्ट अगर सही जगह होगा, मेन वर्ब सही जगह होगी, तो आपका सब्जेक्ट सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिफोर सर्विंग द आइसक्रीम द केक मस्ट बी स्लाइस्ड। अब आप देखेंगे कि इसमें दोनों ही अलग चीजें हैं, एक तरफ आइसक्रीम की बात हो रही है और एक तरफ केक की बात हो रही है। तो आपको सेंटेंस का सही फॉर्मेशन फिर से ध्यान देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इसमें तो सब्जेक्ट मिसिंग है। जी हाँ, जब भी कोई सब्जेक्ट सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होता है तो आपको हमेशा देखना चाहिए कि यू इसमें हिडन होता है। अगर हम कहते हैं गो देयर, सर्व इट, ओपन द डोर, दैट मीन्स यू ओपन द डोर, यू सर्व इट, यू कट द केक, यू डू दिस। यू बोलते नहीं है, ये इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो कि मेन वर्ब से शुरू होते हैं। ओपन द गेट, कॉल देम, सिट हियर, गो देयर, सीधे सीधे मुख्य क्रिया से सेंटेंसेस ये शुरू होते हैं। तो ये उसी तरीके का सेंटेंस है। और बिफोर इन्होंने एडवर्ब लगा दिया है। बिफोर सर्विंग द आइसक्रीम, आइसक्रीम सर्व करने से पहले, द केक मस्ट बी स्लाइस्ड, केक को पीसेस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। इससे पहले कि हम आइसक्रीम सर्व करें, हमें पहले केक काट लेना चाहिए, केक को स्लाइस में कट कर लेना चाहिए। इसका मीनिंग हुआ ये। अब देखिए वो किसके लिए कहा जा रहा है, तो हम सब्जेक्ट अपनी तरफ से ऐड करेंगे यू। यू मस्ट स्लाइस द केक, तुमको केक की स्लाइस कर लेनी चाहिए थी, स्लाइस कर लेनी चाहिए थी बिफोर सर्विंग द आइसक्रीम, इससे पहले कि तुम आइसक्रीम सर्व करते। सब मिलाकर कहने का मतलब यह है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऐड किया जाएगा और उसके बाद ही ये सेंटेंस करेक्ट हो पाएगा। यू मस्ट स्लाइस्ड द केक, तुमको केक की स्लाइस कर लेनी चाहिए थी बिफोर सर्विंग द आइसक्रीम, इससे पहले कि तुम आइसक्रीम सर्व करते। फ्रेंड्स, मैं एक बात और आपको बताऊं कि आप ये सोच के डर जाएं या अपना कॉन्फिडेंस लूज करें कि ये सेंटेंस बड़े लंबे हैं, ये डिफिकल्ट हैं, ज्यादा बड़े सेंटेंसेस मैंने भी आपको बताए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। कोई भी सेंटेंस कितना भी लेंदी क्यों ना हो, सेंटेंस का बेस हमेशा सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ही होता है। तो चाहे जितना लंबा सेंटेंस है, आप उस सेंटेंस में को देख के डरने की जरूरत नहीं है। बस सब्जेक्ट ढूंढिए, मेन वर्ब ढूंढिए और हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लीजिए, तो आपका काम 50% हो गया, आप सेंटेंस आराम से करेक्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगी कि मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, और प्लीज कमेंट्स जरूर दीजिए, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होता है ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आज की मीटिंग हम अब यहीं पर खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी पैरेललिज्म, पैरेलल सेंटेंसेस क्या होते हैं और किस तरीके से फॉर्म होते हैं, ये पूरा चैप्टर मैं लेकर आ रही हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी लिखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।